भारत के दुश्मन को फाइटर जेट इंजन देंगे ट्रंप। वेनेजुएला में आए भूकंप से 235 की मौत। पीड़ित वेनेजुएला को भारत ने भेजी मदद। जयशंकर ने किया साउथ कोरिया का दौरा। ईरान ने हॉर्मुज में जहाज पर किया हमला। कनाडा में 16 भारतीयों को किया गया गिरफ्तार। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं बड़ी खबरों पर विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की को $700 मिलियन से ज्यादा के फाइटर जेट इंजन बेचने की अनुमति दे दी है। ये इंजन अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक बनाती है। तुर्की अपना 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट कान बना रहा है, लेकिन इंजन की कमी के कारण प्रोजेक्ट अटका हुआ था। ये डील तुर्की की वायुसेना को आधुनिक बनाने में बड़ी मदद करेगी। फिलहाल तुर्की पुराने F-16 विमानों पर निर्भर है। ट्रंप ने इसे नाटो समिट से पहले मंजूरी दी। वे तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन को महत्वपूर्ण सहयोगी मानते हैं। डेमोक्रेट सांसदों का कहना है कि 2019 में तुर्की ने रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा था, जिसके कारण अमेरिका ने उसे F-35 प्रोग्राम से बाहर कर दिया। वे कहते हैं कि रूसी सिस्टम होने के बावजूद तुर्की को इतनी बड़ी मदद नहीं दी जानी चाहिए। कांग्रेस के पास इसे रोकने के लिए 15 दिन का समय है। इजराइल भी इस डील का विरोध कर रहा है, क्योंकि एर्दोगन इजराइल के खिलाफ आक्रामक रुख रखते हैं। दूसरी ओर तुर्की और पाकिस्तान कान जेट को संयुक्त रूप से बनाने की योजना बना रहे हैं। इससे पाकिस्तान को भी 5वीं पीढ़ी की स्टील्थ तकनीक मिल सकती है। ये डील तुर्की को रक्षा क्षेत्र में मजबूत बनाएगी, लेकिन अमेरिका में सुरक्षा चिंताएं बनी हुई हैं। वहीं वेनेजुएला में बुधवार रात कुछ ही मिनटों के अंतराल में 7.2 और 7.5 तीव्रता के 2 शक्तिशाली भूकंप आए। ये एक सदी से भी ज्यादा समय में देश में आए सबसे तेज भूकंपों में से एक है। भूकंप से अब तक कम से कम 235 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार के अनुसार 39,000 लोग अभी भी लापता हैं और सैकड़ों लोग घायल हैं। मलबे के नीचे से लोगों की आवाजें आ रही हैं और मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। राजधानी काराकस का मुख्य एयरपोर्ट बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे राहत सामग्री और बचाव टीमों को पहुंचने में दिक्कत हो रही है। बचाव कार्य तेजी से चल रहे हैं। अमेरिका में रह रहे वेनेजुएला के लोग मदद के लिए सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने डोनेशन ड्राइव शुरू कर दी है। लोग पैसे, दवाइयाँ, पानी और जरूरी सामान जुटा रहे हैं। एक वेनेजुएला मूल के व्यक्ति टोरेस ने कहा कि हर कोई मदद के लिए आगे आ रहा है। हम जल्द से जल्द पहली खेप भेजने की कोशिश कर रहे हैं। भूकंप की तस्वीरें बेहद दर्दनाक हैं। घायल बच्चे, आम लोग और जानवर मलबे से निकाले जा रहे हैं। हजारों लोग बेघर हो गए हैं, घर गिर गए हैं और परिवार बिखर गए हैं। घायलों के लिए पट्टियां, दवाइयां, ग्लव्स, मास्क और ब्लड प्रेशर मॉनिटर जैसी चीजों की भारी जरूरत है। ये प्राकृतिक आपदा वेनेजुएला के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। इसी बीच भारत ने राहत और बचाव कार्यों के लिए भारतीय सेना का विशेष मेडिकल दल भेजा है। इस मानवीय मदद को ऑपरेशन अमस्ताद नाम दिया गया है। भारतीय सेना के 60 पैराफील्ड अस्पताल की टीम गुरुवार को हिंडन एयरबेस के वायुसेना के 2 विमानों से वेनेजुएला के लिए रवाना हुई। इस दल में 41 लोग शामिल हैं, जिनमें 9 डॉक्टर भी हैं। टीम भूकंप पीड़ितों को इमरजेंसी इलाज, ट्रॉमा केयर, सर्जरी और अन्य जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं देगी। दल के साथ करीब 6 टन दवाइयां, चिकित्सा उपकरण और राहत सामग्री भी भेजी गई है। विदेश मंत्रालय ने ये सामग्री उपलब्ध कराई। इसके अलावा भारत ने 2 स्वदेशी भीष्म क्यूब भी भेजे हैं। भीष्म क्यूब एक आधुनिक मोबाइल अस्पताल है, जो आपदा के समय जल्दी से तैयार किया जा सकता है। ये 200 मरीजों का इलाज एक साथ कर सकता है। इसमें वेंटिलेटर, मॉनिटर, सर्जरी उपकरण और ऑक्सीजन जैसी सुविधाएं हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट करके बताया कि 2 C-17 विमान राहत सामग्री लेकर गए हैं। जयशंकर ने कहा, भारत इस मुश्किल समय में वेनेजुएला की सरकार और लोगों की मदद के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। ये मिशन भारत की मानवीय मदद और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना को दर्शाता है। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 24 और 25 जून 2026 को दक्षिण कोरिया का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो यून से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और दक्षिण कोरिया के रिश्तों को और मजबूत बनाने के लिए कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में व्यापार, निवेश, रक्षा, सुरक्षा, जहाज निर्माण, नई तकनीक, स्टार्टअप, शिक्षा, संस्कृति और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने जैसे विषय शामिल रहे। दोनों देशों ने आने वाले समय में अपनी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने तथा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करने पर सहमति जताई। जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रीय सुरक्षा निदेशक वी सुंग लैक से भी मुलाकात की और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने जेजू फोरम में मुख्य वक्ता के रूप में भी हिस्सा लिया। अपने संबोधन में जयशंकर ने कहा कि भारत और दक्षिण कोरिया को और अधिक मिलकर काम करना चाहिए।
उन्होंने बताया कि जहाज निर्माण, डिजिटल तकनीक, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और रक्षा जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के पास सहयोग की बड़ी संभावनाएं हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ग्लोबल साउथ के देशों को अधिक अवसर मिलने चाहिए ताकि दुनिया के विकास को नई गति मिल सके। लेकिन वहीं दूसरी ओर शांति वार्ता के बीच ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में एक जहाज पर हमला कर दिया है। इससे पहले ईरान ने चेतावनी दी थी कि बिना उसकी अनुमति के कोई जहाज इस रास्ते से ना गुजरे। संयुक्त राष्ट्र की समुद्री एजेंसी ने अब फारस की खाड़ी में फंसे जहाजों को निकालने की अपनी योजना रोक दी है। एजेंसी का कहना है कि इलाके में सुरक्षा की गारंटी मिलने तक निकासी नहीं होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान अब परमाणु हथियार हासिल नहीं करने पर सहमत हो गया है। ईरान ने इजराइल को कड़ी चेतावनी दी है। उसने कहा कि लेबनान छोड़ दो वरना शर्मनाक हार का सामना करना पड़ेगा। ईरान के मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बागेर गालिबफ ने ट्रंप के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। ट्रंप चाहते हैं कि अनफ्रीज हुई ईरानी संपत्ति से अमेरिकी कृषि उत्पाद खरीदे जाए। गालिबफ ने इसे झूठा दावा बताया। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका ईरान से समझौता चाहता है, लेकिन किसी भी कीमत पर नहीं। उन्होंने हॉर्मुज में टोल और फीस वसूलने का साफ विरोध किया। रूबियो ने चेतावनी दी कि अगर ऐसा हुआ तो दुनिया भर में समुद्री रास्तों पर अराजकता फैल जाएगी। हालांकि अमेरिका का कहना है कि स्ट्रेट खुला है, लेकिन हमले के बाद कुछ जहाजों ने रास्ता बदल लिया। ब्रिटेन के नौसैनिक समूह ने हमले की पुष्टि की। यह घटनाक्रम क्षेत्र में तनाव बढ़ा रहा है और वैश्विक तेल आपूर्ति को प्रभावित कर रहा है। वहीं कनाडा के कैलगरी शहर में पुलिस ने संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आपराधिक नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। इस नेटवर्क ने साउथ एशियन समुदाय को निशाना बनाकर जबरन वसूली, गोलीबारी, हिंसा और अपहरण जैसी गतिविधियां चलाई थी। पुलिस ने 16 भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया है, जिन पर कुल 56 गंभीर आपराधिक आरोप लगाए गए हैं। इनमें अवैध हथियार रखना, मादक पदार्थ, डराकर पैसे ऐंठना और सबूत मिटाने की कोशिश शामिल है। 20 साल के रवजोत तूर के पास से हथियार और कोकीन बरामद हुई। मार्च में हुई गोलीबारी और मई में जबरन वसूली के मामलों में कई युवकों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने अपहरण की साजिश का भी खुलासा किया है। अभी ये साफ नहीं है कि आरोपी लॉरेंस बिश्नोई या गोल्डी बराज जैसे किसी बड़े गैंग से जुड़े हैं या फिर नहीं। पुलिस ने कुछ आरोपियों की तस्वीरें जारी की है और लोगों को सूचना देने की अपील की है। जांच अभी भी जारी है। पुलिस हथियार और फंडिंग के स्रोत का पता लगा रही है। कैलगरी पुलिस का कहना है कि संगठित अपराध के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। खैर, अब इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।